नमस्कार फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस्था ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं पेपर फर्स्ट की, जो कि हमारी होगी यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत हमें केवल 3 या 4 टॉपिक स्टडी करने हैं। एक तो हमें जिम्नोस्पर्म के सामान्य कैरेक्टर्स की बात करनी है, और जो बीजीय पादप हैं उन बीजीय पादपों के लाक्षणिक जो विशेषताएं होती हैं। जैसे बीजीय पादप 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जिम्नोस्पर्म और एक है एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म के बारे में भी हमें लिखना है और एंजियोस्पर्म के बारे में भी हमें स्टडी करना है। और बीज की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है पादपों में, तो उसके बारे में भी आपसे कभी कभी तो 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीजीय पादपों की उत्पत्ति पर लेख लिखिए, तो उस क्वेश्चन को भी हमें सोल्व करना है। तो इस यूनिट को हम क्वेश्चन की फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, या कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक ले लेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। परंतु इस यूनिट में जो भी हम पढ़ेंगे वह हम पिछली 4th और 5th यूनिट में जो हमने 6 जिम्नोस्पर्म के मेंबर पढ़े हैं उनसे ही वापस कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को निकालेंगे और यहाँ पर रख देंगे, जिसके कारण यह हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। केवल कुछ जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वही हमें याद करने हैं, बाकी के पॉइंट्स हमें यूनिट 4th और यूनिट 5th से निकालने हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, टॉपिक क्या, हम पढ़ने वाले हैं बीजीय पादपों के लक्षण। क्योंकि जो यूनिट फर्स्ट जो स्टार्ट हो रही है वह हो रही है बीजीय पादपों से, मतलब जो बीजीय पादपों के जो लक्षण हैं वही हमें इसके अंतर्गत पढ़ने हैं। तो अगर हम यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट करना चाहे तो कहाँ से करेंगे, तो जो बीजीय पादप होते हैं वह पादप जगत के सर्वाधिक विकसित पादप माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं पादप जगत के सर्वाधिक विकसित पादप? सीड प्लांट्स माने जाते हैं, क्योंकि पूरी पृथ्वी है उन पर इन बीजीय पादपों का ही क्या है, डोमिनेंस है, या इनकी ही क्या है, प्रभाविता है। मतलब पूरी पृथ्वी पर अगर इधर उधर देखें तो बीजीय पादप ही हमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे, जो कि डेंस फॉरेस्ट के रूप में या घने जंगलों के रूप में पाए जाते हैं। और इन बीजीय पादपों को क्या कहा जाता है, तो बीजीय पादपों को कहा जाता है या इनको एक डिवीजन के अंतर्गत रखा गया है, और उस डिवीजन का नाम क्या है, उस डिवीजन का नाम है स्पर्मेटोफाइटा। तो जो बीजीय पादप होते हैं वो पृथ्वी के या प्लांट किंगडम के सर्वाधिक विकसित पादप होते हैं, जिन्हें एक डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। अब जो स्पर्मेटोफाइटा है इसे 2 सब डिवीजन में बांटा गया है, एक तो जिम्नोस्पर्म या अनावर्त बीजी पादप, और एक है एंजियोस्पर्म मतलब आवर्त बीजी पादप। अब हम पहले बात करते हैं स्पर्मेटोफाइटा। इस शब्द को हम तोड़ते हैं। स्पर्मेटो में स्पर्मोज का मतलब क्या होता है? स्पर्मोज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो होता है बीज, और फाइटा का मतलब क्या होता है? पादप। तो इस शब्द से ही क्या आया है, बीजीय पादप आया है। इसी कारण इसे इसमें रखा गया है, स्पर्मेटोफाइटा में रखा गया है। मतलब बीजीय पादपों को स्पर्मेटोफाइटा के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि इनमें क्या होता है, बीजों का निर्माण होता है। और बीज के चारों ओर फल भित्ति है या नहीं, मतलब फल भित्ति की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर इस स्पर्मेटोफाइटा को 2 सब डिवीजन के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है, या 2 सब डिवीजन के अंतर्गत बांटा जाता है। एक तो है जिम्नोस्पर्म और एक है एंजियोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म को हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अनावर्त बीजी पादप या नग्न
बीजी पादप। तो अनावर्त बीजी या नग्न बीजी पादप किन्हें कहेंगे? ऐसे पादप जिनके बीजों के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता, उन्हें क्या कहेंगे? अनावर्त बीजी या नग्न बीजी। मतलब बीज क्या है? इनमें खुले हैं, किसी फल के फल भित्ति के अंदर बंद नहीं है, इसी कारण इन्हें जिम्नोस्पर्म या अनावर्त बीजी या नग्न बीजी पादप कहा जाता है। अगर ये नग्न बीजी पादप है तो क्या इसमें पुष्पों का और फलों का निर्माण होगा? तो पुष्पों का या फलों का निर्माण इनमें नहीं होगा, क्योंकि पुष्पों का निर्माण नहीं होगा। और पुष्प में जो अंडाशय की भित्ति होती है वही क्या होती है? फल भित्ति होती है। और फल भित्ति ही क्या होता है? बीजों का आवरण या बीजों को चारों ओर से ढके हुए रहते हैं, या फल भित्ति के अंदर ही क्या रहते हैं? बीज रहते हैं। परंतु इसमें पुष्पों का निर्माण नहीं हो रहा, और पुष्पों का निर्माण नहीं हो रहा तो फलों का निर्माण भी नहीं होगा, और फलों का निर्माण नहीं होगा तो जो इनके बीज बनेंगे वह ढके हुए नहीं होंगे या किसी फल के भीतर नहीं होंगे। इसी कारण इन्हें अनावर्त बीजी या नग्न बीजी पादप कहा जाता है। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे हमने पढ़ा था साइकस, पाइनस, एफेड्रा, नीडम, टेक्सास एंड जिंगो। इनमें से साइकस और पाइनस में क्या नहीं पाई जाती है? बेसल्स नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती? बेसल्स नहीं पाई जाती। जबकि जिम्नोस्पर्म या अनावर्त बीजी पादपों का जो एक डिवीजन या जो एक कुल है निटोप्सिडा या निटेल्स गण की बात कर रहे हैं, इसमें एफ्रिडा और जो निनम प्लांट है वह आते हैं। उनमें क्या पाई जाती है? बेसल्स पाई जाती है। तो अगर इसको छोड़ दे हम निटोप्सिडा को या निटेल्स गण को हम छोड़ दें तो बाकी जितने भी अनावर्त बीजी पादप है या जिम्नोस्पर्म पादप है वह कैसे हैं? बेसल्स लेस प्लांट्स हैं। मतलब वाहिका रहित पादप है। इन पादपों में वाहिकाएं नहीं पाई जाती, केवल निटोप्सिडा को छोड़कर। इसके बाद बात करते हैं हम एंजियोस्पर्म की। तो जो एंजियोस्पर्म होते हैं इनको हिंदी में क्या कहा जाता है? इनको हिंदी में कहा जाता है आवर्त बीजी पादप। और आवर्त बीजी का मतलब क्या होता है? बीजों के ऊपर क्या है? कुछ न कुछ आवरण जैसा है, उन्हें क्या कहेंगे? आवर्त बीजी पादप कहेंगे। और आवरण का मतलब क्या होता है? इनमें फलों का निर्माण होगा और फल भित्ति ही बीजों का क्या करेंगे? ढके हुए रहेंगे। इनमें क्या होता है? पुष्प तथा फलों का निर्माण होता है, और इनमें जो बीज बनेंगे वो फलों के अंदर बनेंगे। जैसे आपने अमरूद देखा होगा, अमरूद के बीज कहाँ पर होते हैं? फल के अंदर होते हैं। आपने मैंगो या आम देखा होगा, आम में जो बीज होते हैं या आम की जो गुठली होती है वो किसके अंदर रहती है? आम की फल भित्ति के अंदर रहती है। इन्हें क्या कहा जाता है? आवर्त बीजी पादप, क्योंकि इनके बीज फलों के अंदर उपस्थित है। और इसमें पुष्पों का निर्माण होगा, और पुष्पों का निर्माण होगा तो क्या होगा? फलों का निर्माण होगा। और इन पादपों की जो खास विशेषता होती है वो क्या होती है? इनमें बेसल्स पाई जाती हैं, इसी कारण इन्हें बेसल्स प्लांट भी कहा जाता है। तो ये देखा हमने बीजीय पादप और उनके प्रकार, एक तो जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म, और दोनों के ही डेफिनेशन को हमने यहाँ पर स्टडी किया। अब इसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं फल विहीन पादप या जिम्नोस्पर्म पादप। क्या स्टडी करेंगे? फल विहीन पादप, क्योंकि आपके जो एग्जाम होता है उसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि बीजीय पादपों पर टिप्पणी लिखी है। अब बीजीय पादप कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो फल विहीन पादप और एक होते हैं फल युक्त पादप। फल विहीन पादप किनको कहेंगे? हम जिम्नोस्पर्म को कहेंगे, क्योंकि इनमें फलों का निर्माण नहीं होता। तो कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि फल विहीन पादपों पर टिप्पणी लिखिए।
या जिम्नोस्पर्म पादपों पर टिप्पणी लिखी है। तो जिम्नोस्पर्म पादपों का अगर आपको जिम्नोस्पर्म पादपों पर अगर आपको लेख लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो जो जिम्नोस्पर्म पादप होते हैं इनमें फलों का निर्माण नहीं होता, इसी कारण इन्हें क्या कहेंगे? फल विहीन पादप भी कहेंगे। और इनमें पुष्पों का भी निर्माण नहीं होता और इन्हें बेसलसेलेस प्लांट भी कहा जाता है कि हमारे निटॉक्सिडा के मेंबर्स को छोड़ देते हैं। परंतु जो ये फल विहीन पादप होते हैं यह भी इनकी पृथ्वी पर इनकी उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं जीवित फल विहीन पादप। कौन से? जीवित फल विहीन पादप। और एक है जीवाश्मीय या जीवाश्म फल विहीन पादप। अब हमें दोनों की ही स्टडी करनी है। यहाँ पर जीवित जो फल विहीन पादप होते हैं वह कौन कौन से हैं, उनमें क्या क्या कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, हमने कौन कौन से पादप इनके स्टडी किए हैं, उनके कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं और वो कौन कौन से ऑर्डर्स में या गणित में पाए जाते हैं। इसी प्रकार जो जीवाश्मीय फल विहीन पादप हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ से ये निकाले जाते हैं, ये कब लुप्त हुए थे, कौन कौन से ऑर्डर है इनके जीवाश्मीय पादपों के और इनके क्या क्या लक्षण हैं, इनको हमें देखना है। तो पहले बात करेंगे हम जीवित फल विहीन पादप। तो जो जीवित फल विहीन पादप होते हैं ये कौन से प्लांट्स होते हैं? तो जो जीवित फल विहीन पादप होते हैं ये वर्तमान समय में पृथ्वी पर उपस्थित है। पृथ्वी पर क्या है? उपस्थित है और जीवित अवस्था में उपस्थित है। जैसे हमने साइकस पढ़ा, पाइनस पढ़ा, एफ्रिटा पढ़ा, नीडम पढ़ा, जिंगो पढ़ा, टेक्सस पढ़ा। ये कौन से प्लांट थे? जीवित पादप थे और जिम्नोस्पर्म थे। इसी कारण इन सभी पादपों को किसके अंतर्गत इंक्लूड किया जाएगा? जीवित फल विहीन पादपों के अंतर्गत या लिविंग जो जिम्नोस्पर्म है उनके अंतर्गत रखा जाएगा। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो जीवित जिम्नोस्पर्म हैं उन्हें ही क्या कहेंगे? जीवित फल विहीन पादप कहेंगे। अब जो जीवित फल विहीन पादप होते हैं ये कैसे होते हैं? तो हमने देखा ये किस प्रकृति के थे? ये वृक्षीय प्रकृति के पादप है क्योंकि इनका जो मेन स्पोरोफाइटिक बॉडी होती थी वह जड़, तना तथा पत्ती में विभेदित होती थी और इसी कारण ये कैसे प्रकृति के थे? वृक्षीय प्रकृति के पादप थे। और इनके जो अधिकांश पादप होते हैं या जो जीवित फल विहीन पादप या अगर समस्त जिम्नोस्पर्म की हम बात करें तो जो समस्त जिम्नोस्पर्म पादप हैं यह मरुद्वीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। इसमें मरुद्वीय प्रदेशों में जो अधिकांश जिम्नोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स होते हैं यह मरुद्वीय आवासों में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? मरुद्वीय आवासों में पाए जाते हैं। अब वह मरुद्वीय आवास कोई सा भी हो सकता है, चाहे तो वह उष्णकटिबंधीय आवास हो, कौन सा? उष्ण कटिबंधीय, या फिर वह शीतोष्ण कटिबंधीय आवास हो सकता है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला आवास या शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला आवास हो सकता है। जैसे जो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहाँ पर पाई जाती है? तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है या हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है वहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। तो अधिकांश जिम्नोस्पर्म के जो मेंबर्स होते हैं या जिम्नोस्पर्म की जो स्पीशीज होती है वह शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में ही पाई जाती है। उसी प्रकार अगर उष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्रों की बात करें, उष्ण कटिबंधीय वाला जो क्षेत्र है इसमें भी ज्यादा ही जो उष्ण कटिबंधीय है, ज्यादा ही जो गर्म प्रदेश है वह है हमारा राजस्थान का रेगिस्तान। तो वहां पर भी एफ्रिटा, वेल्वेसिया जैसे जिम्नोस्पर्म पाए जाते हैं। तो इसी कारण इन जलवायु में पाए जाने के कारण जो जिम्नोस्पर्म है उनको क्या कहा जाता है? मरुद्वीय आवास वाले पादप कहा जाता है।
और इसी मरुद्वीदीय आवास में उगने के कारण उनमें क्या होता है, अडप्टेशन या अनुकूलन होते हैं, क्योंकि मरुद्वीदीय आवास मतलब पानी की कमी वाले ये क्षेत्र हैं, इनमें कुछ ना कुछ जीरोफाइटिक अडप्टेशन या जीरोफाइटिक जो अनुकूलन है या मरुद्वीदीय अनुकूलन है वह इनमें पाए जाते हैं या मरुद्वीदीय लक्षण इनमें उपस्थित होते हैं। जैसे हमने पाइनस में बात की, अगर पाइनस की जो पन्न होती है वह कैसी होती है, निडल शेप या सुई के आकार की होती है, ताकि ट्रांसप्रेशन या वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो। और इनकी जो मीजोफिल कोशिकाएं होती हैं वह कैसी होती है, घोड़े के नाम मतलब काफी ऐसी मुड़ी हुई, जिसके कारण सरफेस वॉल्यूम जो सरफेस एरिया है उसमें वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार हम बात करें जो जिम्नोस्पर्म के जो अधिकांश पादप होते हैं, जैसे एपेड्रा की हम बात करें तो एपेड्रा में क्या होता है, तना प्रकाश संश्लेषण करने लग जाता है, पत्तियां उनमें बहुत ही कम देखने को मिलती है या सल्की प्रकार की पत्तियां देखने को मिलती हैं। तो वे क्या है, इनमें जीरोफाइटिक कैरेक्टर्स हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय या शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु में पाए जाते हैं, इसी कारण इनमें मरुद्वीदीय आवासों के लक्षण उपस्थित होते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट के जो कैल्शियम ऑक्जेलेट के जो क्रिस्टल है उनकी उपस्थिति, स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यू है उनकी उपस्थिति, संचरण ऊतकों की उपस्थिति, ये क्या है, मरुद्वीदीय लक्षण को रिप्रेजेंट करने वाले फैक्टर है। इसी प्रकार अगर हम इन जीवित फल विहीन पादपों के अगर लक्षणों की बात करें तो इनके ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं, तो जितने भी लक्षण या जितने भी जो पादप हमने पढ़े हैं उनमें कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं हमें जिम्नोस्पर्म के, तो उन्हीं ही कैरेक्टर को यहीं पर हमें लिखना है। तो हमने देखा था कि पादपों में सीमित तथा असीमित वृद्धि वाली शाखाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सीमित तथा असीमित वृद्धि वाली शाखाएं पाई जाती हैं या उपस्थित होती है। और इनका जो तना होता है, इन पादपों का तना कैसा होता है, काष्ठीय प्रकृति का होता है। और जो यह पादप होते हैं, अगर पाइनस को छोड़ दें तो जो समस्त जिम्नोस्पर्म के लिविंग जो प्लांट्स हैं वह कैसे हैं, डायोसियस नेचर के हैं। कैसे हैं, डायोसियस नेचर के मतलब एक लिंगाशयी प्रकृति का है। नर पादप अलग होगा, मादा पादप अलग होगा। और इन पादपों पर बनने वाली जो जनन संरचनाएं हैं वो किसके अंदर बनेगी, तो जनन संरचनाओं का निर्माण नर शंकुओं में होता है। इसमें होता है, नर शंकुओं में होता है। और नर शंकुओं के अंदर जो लघु बीजाणु रानियां व्यवस्थित होकर या लघु बीजाणु व्यवस्थित होकर जननांग होंगे वह शंकुओं में व्यवस्थित होंगे। और लघु बीजाणु दानियां या लघु बीजाणु जो पर्ण होते हैं वह व्यवस्थित होकर तो नर शंकु बनाएंगे, और ऐसे ही जो गुरु बीजाणु पर्ण है वह व्यवस्थित होकर मादा शंकु का निर्माण करेंगे। और लघु बीजाणु दानियों में लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा जो कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं में परिगणित होते हैं। और इनके जो नर युग्मकोद्भिद हैं और मादा युग्मकोद्भिद जो बनेंगे वह काफी समानित प्रकृति के या रिड्यूस प्रकृति के बनते हैं। जैसा कि हमने जिम्नोस्पर्म के विभिन्न मेंबर्स में पढ़ा, बहुत ही एक छोटी सी प्राणनलिका होगी और ये मतलब 4 से 5 कोशिकीय क्या होता है इनमें, नर युग्मकोद्भिद होता है। वैसे ही जो मादा युग्मकोद्भिद होता है वो बीजांड के अंदर उपस्थित होता है, जो कि समानित प्रकृति के या काफी रिड्यूस प्रकृति के होते हैं। जैसे टेरिडोफाइटा की तरह नहीं होते हैं। टेरिडोफाइटा में तो क्या था, नर युग्मकोद्भिद मतलब जो प्रोथेलस होता है वो बाहर की ओर बनता है और उस प्रोथेलस पर ही स्त्रीदानी का निर्माण होता है और पुंदानी का निर्माण होता है। फिर मेल गैमेट्स वहां से आएंगे, उसको फर्टिलाइज करेंगे। तो ऐसी प्रोथेलिसिस संरचना इसमें हमें देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर जो है नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद बनेंगे वह प्लांट पेरेंट पर या जो मादा पादप होगा उसी के ऊपर पोषण के लिए ये डिपेंड होते हैं। उसी प्रकार और इनकी विशेषताओं की बात करें तो इन पादपों में बनने वाले जो नर युग्मक होते हैं कैसे होंगे,
नर युग्मक अचल प्रकृति के होते हैं, क्योंकि इनमें जो निषेचन पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है, साइक्लोगेमिक प्रकार का पाया जाता है। इसी कारण जो नर युग्मक होते हैं वो अचल प्रकृति के होते हैं, केवल साइकस और गिंगो के नर युग्मकों को छोड़ दिया जाएगा। तो नर युग्मक अचल प्रकृति के होते हैं और इनकी जो प्राग नलिका होती है वह कैसी होती है, नर युग्मकों के वाहक के रूप में कार्य करती है। केवल जो साइकस की प्राग नलिका होती है वही केवल चूसकांक प्रकृति की होती है, जबकि जो अन्य जिम्नोस्पर्म है, अन्य जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट है उनकी जो प्राग नलिका होती है इन नर युग्मकों को फिर जो स्त्रीदानी है वहां तक भेजने के लिए हेल्पफुल होते हैं, मतलब कैरियर का कार्य करती है। और इनमें क्या है, सीलिया जैसी संरचना नहीं पाई जाती, इसी कारण नर युग्मक कैसे होते हैं, अचल होते हैं। जबकि साइकस और गिंगो के जो नर युग्मक होते हैं उन पर सीलिया कई चक्रों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। और इसके बाद अगर अदर कैरेक्टर्स की बात करें, इनमें जो निषेचन होता है वो साइक्लोगेमिक प्रकार का होता है और निषेचन के पश्चात किसका निर्माण होता है, निषेचन के पश्चात बीज का निर्माण होता है। क्योंकि जब भी एक सेल निषेचित होगी तो उससे क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट से भ्रूण बनेगा और उसी समय जो उनका बीजांड था वो बीजांड या जो पूर्व बीजाणुदानी थी वो भी कौन सी, अध्यावरण युक्त किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, बीज के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो निषेचन के पश्चात इन पादपों में बीजों का निर्माण होता है। और अगर गिंगो के बीजांड की बात करें तो गिंगो के बीजांड में कौन से एक स्पेशल टाइप की संरचना पाई जा रही थी, तो गिंगो के बीजांड में कॉलर पाया जाता है। उसी प्रकार अगर टेक्सस के बीजांड की बात करें तो जो टेक्सस का बीजांड होता है उसमें एरिल उपस्थित होता है। और जो एरिल था वह कैसी थी, लाल नारंगी रंग की या लाल नारंगी चमकीले संरचना थी जो कि बीज के चारों ओर उपस्थित होती थी या बीजांड के चारों ओर उपस्थित होती थी। प्रारंभिक अवस्था में तो वह आधारीय भाग में थी, परंतु जब भी बीजांड से बीज का निर्माण होता वह पूरे ही बीजांड को ढक लेती थी और एक फ्लूट वाल जैसी संरचना बनाती थी। इसी कारण टेक्सस के बीजों का प्रकीर्णन ज्यादा होता था। इसके बाद नीटम की अगर हम बात करें तो नीटम में बनने वाली जितनी भी जो जनन संरचनाएं थी वह कैसी थी, पुष्पों के समान थी। क्योंकि हमने देखा था कि उसकी जो जनन संरचनाएं थी वह ऐसी देखने को मिल रही थी, इनके जो पुष्प क्रम होते हैं वह एंजियोस्पर्म के पुष्प क्रम के समान हमें देखने को मिल रहे थे और इनके जो मेल फ्लावर्स थे सेम टू सेम उनके साथ लाइक हमें दिख रहे थे। तो नीटम की जो जनन संरचनाएं थी वो पुष्पों के समान हमें दिखाई दे रही थी। इसी कारण जिम्नोस्पर्म में जो सबसे विकसित जो प्लांट माना जाता है वह नीटम को माना जाता है और इसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के मध्य की कनेक्टिंग लिंक भी कहा जाता है। और कनेक्टिंग लिंक क्यों कहा जाता है, क्योंकि नीटम के प्लांट में बहुत सारे लक्षण एंजियोस्पर्म के समान पाए जाते हैं, इसी कारण इसे सर्वाधिक विकसित माना जाता है। फिर भी किसी भी जिम्नोस्पर्म में मतलब इतनी स्पेशल टाइप की संरचना नीटम में क्या आ गई, पुष्पो लाइक संरचना आ गई, परंतु फिर भी किसी भी जिम्नोस्पर्म में पुष्प का निर्माण हमें देखने को नहीं मिला। तो ये बात की हमने जीवित फल विहीन पादप की। इसमें कुछ नहीं लिखना है आपको, केवल जिम्नोस्पर्म के जो जितने भी कैरेक्टर्स है वह लिखने हैं। जीवित फल विहीन पादप किन्हें कहा जाता है यह लिखना है और इनमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, इनमें कौन कौन से लक्षण हैं, इनके बारे में आपको केवल मेंशन करना है यहाँ पर। इसके बाद बात करते हैं हम जीवाश्मीय फल विहीन पादप। तो जीवाश्मीय फल विहीन पादप किनको कहेंगे हम, तो वे पादप जो वर्तमान समय में पृथ्वी पर नहीं पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, जीवाश्मीय फल विहीन पादप कहलाते हैं। और इन पादपों को कहां से प्राप्त करेंगे अगर ये पृथ्वी पर नहीं पाए जा रहे हैं, तो जिम्नोस्पर्म जो पादप है इनका कुछ समय पश्चात पृथ्वी पर विनाश आया था, जिसके कारण जिम्नोस्पर्म के जो कुछ पादप थे ये पृथ्वी के अंदर दब गए थे। तो इन
जो ये पादप होते हैं इनको समय समय पर पृथ्वी से खोदकर निकाला जाता है, और खोदकर निकाला जाने के कारण ही इन्हें क्या कहा जाता है, जीवाश्म कहा जाता है। और यह कौन से पादप हैं, जीवाश्म के रूप में जिम्नोस्पर्म पादप हैं, इसी कारण इन्हें जीवाश्मीय फल विहीन पादप भी कहा जाता है। मतलब ये पृथ्वी से खोदकर निकाले जाएंगे। अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें कि इनकी उत्पत्ति कब हुई, कब इनका ज्यादा मात्रा में या डेंस फॉरेस्ट के रूप में उपस्थित थे, कब इनकी अधिकता थी, कब इनका विनाश हुआ, तो उसको अगर देखें तो जो जिम्नोस्पर्म की जो उत्पत्ति हुई है वह हुई है पैलियोजोइक महाकल्प के या पैलियोजोइक एरा के पर्मियन काल में हुई है। और यह जो समय है पैलियोजोइक एरा का, जो पर्मियन काल का जो समय है, ये आज से लगभग 27 करोड़ वर्ष पूर्व का समय है। कितने वर्ष पूर्व है? 27 करोड़ वर्ष पूर्व। इस समय जिम्नोस्पर्म की उत्पत्ति हुई है। किस काल में? पर्मियन काल में। पर्मियन काल कौन से महाकल्प का था? तो पैलियोजोइक महाकल्प के पर्मियन काल में जिम्नोस्पर्म की उत्पत्ति हुई है। फिर उसके बाद जो कार्बोनिफेरस काल आया उसे स्वर्ण युग कहा जाता है। अब स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय जो जिम्नोस्पर्म पादप थे वह अधिक मात्रा में उपस्थित थे, या जिम्नोस्पर्म पादप थे वह काफी अधिक थे। इसी कारण कार्बोनिफेरस काल को क्या कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म पादपों का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म इस समय पृथ्वी पर अधिक मात्रा में उपस्थित थे। इसके बाद जो जुरेसिक काल आया उस जुरेसिक काल को जिम्नोस्पर्म का पर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल में जो जिम्नोस्पर्म थे उनमें जो पत्तियां थी वह काफी बड़ी तथा पर्ण लायक थी। इसी कारण इस जुरेसिक काल को क्या कहा जाता है? पर्ण युग कहा जाता है। और उसके बाद जो क्रिटेशियस जो काल आया उस समय जिम्नोस्पर्म का विनाश हो गया, और इस विनाश के फलस्वरूप केवल कुछ ही पादप या कुछ ही जो वंश थे वह पृथ्वी पर शेष बचे हैं। अगर वर्तमान में जिम्नोस्पर्म के जीवित वंशों की बात करें तो लगभग 70 वंश व 750 स्पीशीज या 750 जातियां यह जीवित अवस्था में है पृथ्वी पर। बाकी सभी जो जितने भी जो जिम्नोस्पर्म थे वह उनका विनाश हो गया या वह नष्ट हो गए। तो दोबारा से देखते हैं इसे। जिम्नोस्पर्म की उत्पत्ति पैलियोजोइक महाकल्प के पर्मियन काल में, जो कि आज से 27 करोड़ वर्ष पूर्व का समय था, इस समय इनकी उत्पत्ति हुई। उसके बाद कार्बोनिफेरस काल में इनकी काफी अधिकता थी, इसी कारण इसे जिम्नोस्पर्म का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसके बाद जो जुरेसिक काल आया उसमें पर्ण युक्त जिम्नोस्पर्म या बड़ी बड़ी पत्तियों वाले जिम्नोस्पर्म अधिक मात्रा में थे, इसी कारण जुरेसिक काल को पर्ण युग भी कहा जाता है। फिर कार्बोनिफेरस काल में जिम्नोस्पर्म का विनाश हो गया या पृथ्वी पर विनाश है, जिसके कारण जो मतलब क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या उत्पन्न हुई, जिसके कारण जिम्नोस्पर्म पादप थे उनका विनाश हो गया और केवल कुछ ही पादप जीवित अवस्था में बचे। और वर्तमान में बात करेंगे जिम्नोस्पर्म के कितने पादप या कितने वंश जीवित है, तो जिम्नोस्पर्म के लगभग 70 वंश और 750 जातियां जीवित अवस्था में हैं, जिनमें 6 पादपों का तो हमने अध्ययन कर लिया है, साइकस, पाइनस, एफ्रिडा, नीटम, लिंगो, टेक्सस। तो यह था जिम्नोस्पर्म की उत्पत्ति से लेकर उनके विनाश होने तक। अब जो लगभग 70 वंश या 750 जातियां जीवित फॉर्म में है, उनमें से कुछ वंशों का तो हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया है। तो कुछ वंश या कुछ जो मेंबर हैं वो इन्हीं वंशों से रिलेटेड है, जैसे कुछ कोनिफेरोप्सिडा से हैं, कुछ निटोप्सिडा से रिलेटेड हैं और कुछ साइकेडोप्सिडा से रिलेटेड हैं। अगर हम जीवाश्मीय फल विहीन पादपों की बात करें या जीवाश्मीय जिम्नोस्पर्म की बात करें तो लगभग सन
1925 में जिम्नोस्पर्म का सर्वप्रथम जीवाश्म, जिम्नोस्पर्म का जो फर्स्ट जीवाश्म था वह निकाला गया था 1925 के अंदर। और किसके द्वारा निकाला गया था? जो जिम्नोस्पर्म का जो फर्स्ट जीवाश्म था वह 1925 में निकाला गया था। और उस जीवाश्म को क्या कहा था? उसको कहा था बुकलैंडिया नाम दिया गया था, या बुकलैंडिया वंश उसका नाम रखा गया था। उसके बाद सर विलियमसन ने, किसने? सर विलियमसन ने विलियमसोनिया की खोज की। किसकी खोज की? विलियमसोनिया की, जो कि एक जीवाश्म जिम्नोस्पर्म का पादप है। तो उसके बाद सर विलियमसन ने विलियमसोनिया की खोज की और इसकी जो कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं, किसकी? विलियमसोनिया की। इसकी कुछ प्रजातियां भारत के अंदर भी पाई जाती हैं। तो भारत के अंदर एक स्टेट है बिहार, तो भारत के अंदर विलियमसोनिया की कुछ प्रजातियां पाई जाती है, जिन्हें बिहार के संताल प्रागना के, बिहार के संताल प्रागना की, या बिहार के संताल प्रगना में जो राजमहल की पहाड़ियां थी, किसकी पहाड़ियां? राजमहल की पहाड़ियां थी, वहां से प्राप्त किए गए थे। तो सर विलियमसन ने इसके बाद विलियमसोनिया की खोज की और विलियमसोनिया की कुछ प्रजातियां भारत में भी पाई जाती हैं। और भारत में भी कहां पर? भारत में भी कहां से निकाली गई है इसकी जीवाश्मीय पादप? बिहार के संताल प्रागना में राजमहल की पहाड़ियों से इसके जीवाश्मीय जो जातियां हैं वह निकाली गई है, या जीवाश्मीय जातियां प्राप्त की गई है। इसके बाद अगर हम बात डॉक्टर बीरबल साहनी, तो डॉक्टर बीरबल साहनी ने जो विलियमसोनिया का जो पादप था उसको वापस से पुनर्निर्मित किया। क्या किया? पुनर्निर्मित किया। तो ये जो विलियमसोनिया का पादप था, इसकी जो अलग अलग अंगों के जीवाश्म थे वो अलग अलग जगह से प्राप्त हुए थे। उन अंगों के जीवाश्मों को जमा कर विलियमसोनिया का जो पुनः पादप बनाया था वो किसके द्वारा बनाया था? डॉक्टर बीरबल साहनी ने बनाया था। और डॉक्टर जो बीरबल साहनी थे, इन्हीं को ही पैलियो वानस्पतिक विज्ञान का जनक बोला जाता है, या पैलियो बोटनिस्ट किन्हें बोला जाता है? डॉक्टर बीरबल साहनी को, या फादर ऑफ पैलियो बोटनी कौन थे? डॉक्टर बीरबल साहनी थे। क्योंकि इन्होंने जो फॉसिल्स थे या जो जीवाश्मीय पादप थे उनको का गहनता से इन्होंने अध्ययन किया था, इसी कारण इन्हें पादप पुरा वनस्पति के जनक भी कहा जाता है। अब जो विलियमसोनिया का जो पादप इनके द्वारा पुनः निर्मित किया गया था, उस पुनः निर्मित पादप को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है विलियम सोनिया सिवाडिया। क्या कहा जाता है? विलियमसोनिया सिवाडिया। तो यह बात की हमने जीवाश्मीय फल विहीन पादपों की। अब इन पादपों के हम लक्षण देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर इनमें पाए जाते हैं। तो अगर जीवाश्मीय फल विहीन पादपों के लक्षणों की बात करें तो जो ये पादप होते हैं यह किस अवस्था में या किस रूप के हमें दिखाई देते हैं? तो जो जीवाश्मीय फल विहीन पादप हैं यह भी वृक्षीय प्रकृति के पादप हैं। कैसे पादप हैं? वृक्षीय प्रकृति के पादप है। और इनका जो तना होता है वह कैसा होता है? काष्ठीय प्रकृति का होता है। और इनके तने में जो पित्त पाई जाती है वह भी काफी चौड़ी पाई जाती है, मतलब काफी मात्रा में इनमें पित्त देखने को मिलेगी।
और इनके तने के कॉर्टेक्स में या इनके कॉर्टेक्स में क्या पाई जाती है? कॉर्टेक्स में श्लेष्मीय नलिकाएं देखने को मिलती है और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो पत्तियां भी काफी बड़ी बड़ी तथा संयुक्त पिच्छाकारी पर्ण होती है। कैसी होती है? संयुक्त पिच्छाकारी पर्ण इनमें हमें देखने को मिलती है। और इनमें क्या पाया जाता है? समांतर शिरा विन्यास में हमें देखने को मिलता है। तो कुछ विशेष लक्षण हैं जीवाश्मीय फल विहीन पादपों का। एक तो ये पादप कैसे हैं? वृक्षीय प्रकृति के हैं और इनका तना क्या कैसा होता है? काष्ठीय प्रकृति का होता है, जिसमें चौड़ी मज्जा पाई जाती है या चौड़ी पिन पाई जाती है। और इनके कॉर्टेक्स में क्या पाई जाती है? श्लेष्मीय नलिकाएं पाई जाती है और इनमें जो पत्तियां पाई जाती है वो कैसी होती है? संयुक्त पिच्छाकारी पर्ण होती है, जिनमें समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। और अपरिपक्व अवस्था में जो ये पत्तियां होती हैं, ये इनमें क्या होता है? सर्सिलेटिंग कॉइलिंग होती है। क्या होती है? सर्सिलेटिंग कॉइलिंग या इसलिए विन्यास। मतलब अपरिपक्व अवस्था में ये पत्तियां कैसी होती हैं? ऐसी कुंडलित होती है। इसकी जीवाश्मीय फल विहीन पादपों की। और इनका जो बीजांड होता है या इनके बीजांड की या ओव्यूल की बात करें तो बीजांड का जो आकार होता है वो भी काफी बड़ा होता है। और बीजांड कैसा होता है? और तो ट्रोपस प्रकार का बीजांड इनमें हमें देखने को मिलता है। इसके बाद अगर जीवाश्मीय फल विहीन पादपों के अगर हम वंशों की या इनके जो गुणों की बात करें तो इनके जो गण होंगे वो कौन कौन से होंगे? एक तो बेनिटाइटेलिक, एक पेंटोजाइलेलिक, एक टेरिडोस्पर्मेलिक। तो जो जीवाश्मीय फल विहीन पादप हैं उनमें जो गण होंगे, जीवाश्मीय फल विहीन पादपों के जो गण होंगे वो कौन कौन से? तो बेनिटाइटेलिक, पेंटोजाइलेलिक, टेरिडोस्पर्मेलिक। तो इन तीनों ही गणों में संपूर्ण जो पादप रखे गए हैं वो कौन से रखे गए हैं? जीवाश्मीय पादप रखे गए हैं। इनमें एक भी जीवित जिम्नोस्पर्म उपस्थित नहीं है। इन गणों को जीवाश्मीय जिम्नोस्पर्म का गण कहा जाता है। और जिम्नोस्पर्म का जो डिटेल्स ऑर्डर है वह सबसे एडवांस ऑर्डर है, क्योंकि उसके जीवाश्म जो ऑर्गन्स है या डिटेल्स गण के जीवाश्म आज तक नहीं खोजे गए हैं। केवल खोजे गए तो डिटेल्स के केवल प्राग कणों के जीवाश्म ही जरूर देखने को मिले होंगे, बाकी के और अनादर ऑर्गन्स के जीवाश्म नहीं खोजे गए हैं। इसी कारण डिटेल्स ऑर्डर को सबसे एडवांस ऑर्डर माना जाता है। अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे फल युक्त पादप। और फल युक्त पादप भी कौन कौन से? एक तो जीवित फल युक्त पादप और एक जीवाश्म फल युक्त पादप। ये तो कौन से किए हमने? फल विहीन पादप या जिम्नोस्पर्म। उसके बाद एंजियोस्पर्म को हम स्टडी करेंगे और एंजियोस्पर्म को भी उसी प्रकार हम दो भागों में बांटेंगे जिस प्रकार इसको हमने बांटा है, एक तो जीवित और एक फॉसिल्स वाले। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।